हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन ऐसे करंट अफेयर जो कि दिसंबर 2020 के थे उसे कंटिन्यू करते हुए इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है कि वर्चुअल समिट को रिसेंटली करा गया है इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब जानते हैं इस समिट से कुछ हाइलाइट्स के बारे में क्या देखने को मिला है इसके अंदर। तो पहली चीज तो साइनिंग ऑफ बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स एंड इनॉग्रेशंस ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने कई सारे बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स को साइन करा, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन करा कई सारे फील्ड्स में, जैसे कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो गया, ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन हो गया, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, साथ में एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेशन या बहुत सारी चीज में हमने मिलकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को साइन करा है। दूसरा, हमने हेल्थ सेक्टर में भी कोऑपरेशन दिखाया है। इंडिया ने ये बात जो है कहा है कि भाई हम आपको वैक्सीन जो है अवेलेबल कराएंगे बांग्लादेश को जब भी इंडिया बनाएगा, साथ में हम यहाँ पे कोलैबोरेशन करेंगे, थेराप्यूटिक्स और पार्टनरशिप भी करेंगे वैक्सीन के प्रोडक्शन में। तीसरा, कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प इसको इशू करा गया है सरकार के द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ कंटेनरी ऑफ बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो एक फाउंडिंग लीडर थे बांग्लादेश के, कंट्री के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो इन्हीं को यहाँ पे जो है इज्जत देने के लिए हमने एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू करा। उसके साथ चौथी बात ये कि बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो दोनों ही साइड ने एग्री करा है कि दोनों ही काम करेंगी यहाँ पे जो फाइनलाइज करने में डीलिनेशन ऑफ द फिक्स बाउंड्रीज। उसके साथ जैसे कि आपका इच्छामती, कलिंदी, राय मोंगई, आपका हरिया बंगा और साथ में आपका खोसियारा रिवर्स। तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फिक्स करने में, लिमिट करने में जो आपकी बाउंड्रीज वगैरह है इसके लिए यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद ट्रेड पार्टनरशिप में दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे डायरेक्ट करा है कि जो ऑफिशियल्स डायरेक्ट करा है ऑफिशियल्स को कि भैया आप क्या करो कि आप जो ऑन गोइंग जॉइंट स्टडी है ना, ऑन दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एंटरिंग इनटू बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को लेके जो भी भाई दोनों ही कंट्रीज हैं इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट करा है अपने ऑफिशियल्स को, आप थोड़ा देखो समझो जॉइंट स्टडी करो इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद कनेक्टिविटी को लेके इनॉग्रेशन हुआ है एक नए रिस्टोर्ड रेलवे लिंक का, जो कि आपका हल्दीबरी जो कि इंडिया में है वहां से लेके आपका चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में है वहां तक के लिए रहेगा। और ये काफी टाइम से पड़ा हुआ था, मतलब आपके इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 के बाद से ये चीज एकदम टोने में थी। अब इसको यहाँ पे जो है वो लाया गया है, रिस्टोर करा गया है इस रेलवे लिंक को फिर से। बांग्लादेश में ये भी दिखाया, काफी इंटरेस्ट दिखाया है, जो अभी हमारा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है इसके लिए भी बांग्लादेश ने अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया है। उसके साथ वाटर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी के फील्ड में भी काफी कोऑपरेशन देखने को मिला कि भाई जरूरत है कि हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें इंटरिम एग्रीमेंट हो, शेयरिंग पानी वगैरह को शेयर को लेके। जो 6 जॉइंट रिवर्स हैं जिनका नाम एक मनु है, मुहरी है, खोवई है, गुमती है, धरला है और आपका धुंध कुमार है। और इनके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम फ्रेमवर्क बना सकते हैं इसके लिए यहाँ पे जरूरत दिखाई गई। और साथ में साथ ये भी एग्री करा गया कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो गई या आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया, इन सबको भी हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। और आखिरी में ग्लोबल पार्टनरशिप, दोनों ही कंट्रीज ने कहा है कि हम यहाँ पे एक साथ काम करेंगे ताकि हम जो रिफॉर्म्स हैं और अच्छे से ला सकें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में, या फिर अगर हम बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने में, और हमें जो माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने में, सब फील्ड में हम मिलकर काम करेंगे। अब एक हाईवे जो मैंने अभी आपको बोला था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जिसमें बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वो क्या है समझिए। देखिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है ये एक ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है जो यहाँ पे प्रपोज करता है कि कनेक्ट करेगा मोरे को, मणिपुर का जो मोरे है उसे कनेक्ट करेगा मायसोत, MEESOT मायसोट जो कि थाईलैंड में है वहां से। ये एक ग्रांट इन एड इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा ग्रांट दी जाएगी और एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट
पॉलिसी, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके पार्ट के तौर पे हम यहाँ पे ग्रांट देंगे और उसी का ही इनिशिएटिव है। एम ये है कि जो लैंड गेट है एशियन कंट्रीज के साथ में हम वो ओपन कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बन जाएगी और हम अपना ट्रेड और कॉमर्स उनसे बढ़ा पाएँ। ये माना जा रहा है कि इसे 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और इंडिया ने ऐसे ही भाई एक्सटेंड करने के लिए हाईवेज कैम्बोडिया, लाओस और वियतनाम के साथ भी यहाँ पे प्रपोज करी हैं कुछ चीज़ें। अब आते हैं कुछ बैकग्राउंड हमारा क्या रहा है बांग्लादेश के साथ में, रिलेशनशिप हमारे कैसे रहे हैं, बैकग्राउंड समझते हैं। तो पहला, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री रही है जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कराया। आप जानते हैं हमारा काफ़ी अच्छा रोल रहा है बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में, और यहाँ पे भाई ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये बांग्लादेश बनाने में हमारा काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और हमारे जो है इंडिपेंडेंस के, जब से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ है 1971 में, उसके बाद ही हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश मतलब फॉट साइड बाय साइड विद द बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स इन 1971। 1971 में जब लिबरेशन वॉर चली थी बांग्लादेश के अंदर, तो इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की जो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ में कदम पे कदम मिला के साथ दिया था और लड़ा भी था। तो इसलिए हमारे बैकग्राउंड तो अगर रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बांग्लादेश की हमारे देश इंडिया के लिए? देखिए, कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ानी है तो बांग्लादेश बहुत ज़रूरी है। इसकी लोकेशन आप देखते हैं इस जगह पड़ती है कि ये हर एक साउथ ईस्ट एशिया के एक गेटवे का जो है काम करता है। ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है बहुत सारे रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जो कि BBIN इनिशिएटिव है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, काफ़ी अच्छा ट्रेड पार्टनर है हमारा। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है ना साउथ एशिया में, और साथ में ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी है इंडियन एक्सपोर्ट का, हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट जो कि बांग्लादेश को हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, ये करीब 9.21 बिलियन हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इतने डॉलर का हमने किया है यहाँ पे। तीसरी इंपॉर्टेंस ये है सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो इंडिया देखिए यहाँ पे अच्छी खासा एक पोरस बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, और इसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज का कोऑपरेशन काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हमें जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं उन्हें रोकना है, जैसे स्मगलिंग हो रही है आर्म्स की, नारकोटिक्स की, या फेक इंडियन करेंसीज की, या औरतों और बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारे दोनों कंट्रीज का हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रांसिट एंड ट्रांसशिपमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है बांग्लादेश के थ्रू, इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़ेगी। आप जानते हैं हमारा तो एक चिकन नेक से ही कनेक्टेड है, ज़रा से एरिया से हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम रिश्ते अच्छे रखेंगे बांग्लादेश के साथ में, तो ये भी हमारी मदद करेगा वहाँ पे शांति, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में उस रीजन में। साथ में साथ इंसर्जेंसी जो इतनी ज़्यादा होती है उसे भी यहाँ पे काउंटर करने में मदद करेगा। अब देखिए आखिरकार क्या कदम उठाए गए हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को लेके कुछ सालों में। तो पहला, अगर हम रिवर वाटर की शेयरिंग की बात करें, तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अक्टूबर 2019 में साइन करा था, जो कि फेनी वाटर के रिवर की शेयरिंग को लेके था। दूसरा, बात करें फ्यूल पाइपलाइन के बारे में, तो इंडिया यहाँ पे एक असिस्टेंस दे रही है डेवलप करने के लिए इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को, जिसे इनॉग्रेट 2018 में किया गया था। और इससे यहाँ पे डीजल की सप्लाई होगी सिलीगुड़ी जो कि इंडिया में है वहां से आपका परबातीपुर जो कि बांग्लादेश में है वहां तक। तीसरा, असिस्टेंस ड्यूरिंग कोविड-19। आप जानते हैं जब से कोविड-19 फैला है बांग्लादेश में, इंडिया मेडिकल असिस्टेंस दे चुका है, टेस्ट किट देता है, PPE किट दे चुका है, दवाइयाँ वगैरह दे चुका है, और साथ में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता है वहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल्स को। उसके बाद अगर हम ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें, तो ये कुछ बात मई 2020 की है, जब दोनों ही कंट्रीज ने एक मेमोरेंडम साइन करा था टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसिट ट्रेड, जिसे हम लोग कहते हैं PIWTT, ये साइन करा था। और यहाँ पे 2 नए रूट्स और साथ में 5 और पोर्ट्स के लिए बताया था, कहा था कि भाई अगर आपको ट्रांसशिपमेंट करना है इंडियन गुड्स का फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला वाया आपका चट्टोग्राम। उसके साथ हमने यहाँ पे फाइनेंशियल एड भी दे रखी है। इंडिया ने यहाँ पे अपनी 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड करा है बांग्लादेश को पिछले 10 सालों में, जिसकी टोटल वैल्यू यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर मतलब डॉलर 8 बिलियन है। और ये किस लिए दिए गए थे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए कई सारे सेक्टर्स में, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, शिपिंग हो, पोर्ट्स हो। इन लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा भी हमारी भारत की सरकार ने यहाँ पे ग्रांट असिस्टेंट दी है बांग्लादेश को कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि अगरतला अखौरा रेल लिंक के लिए, साथ में ड्रेजिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे, साथ में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, कल्चर, अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में। अब बात करेंगे कि क्या आखिरकार तब भी दिक्कतें क्या हैं इंडिया बांग्लादेश के टाइज में।
तो पहला आता है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्होंने 54 ट्रांस बाउंडेड रिवर इनके बीच में आती हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन का पार्ट है। बांग्लादेश जो है वो इतना मतलब नीचे की तरफ पड़ता है और ज्यादातर रिवर्स जो है वो ये सारी रिवर्स की स्ट्रीम्स यहीं पे आती हैं। इसकी वजह से क्या है कि दिक्कत है बांग्लादेश में पानी को शेयर करने को लेके, जो रिवर का पानी है उसको शेयर करने को लेके इंडिया के साथ, और इंटरलिंकिंग जो कि रिवर्स का है और डैम्स वगैरह जो इंडिया बनाता है, तो इससे बांग्लादेश को चीजें सही नहीं लगती। कई सारे इश्यूज बताओ तो पहला, डाउट्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ बायलैटरल जॉइंट रिवर्स कमीशन, जो कि आपका 1972 से काम कर रहा है ये वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लेके, और 2019 में 38 राउंड हुआ था इस मीटिंग का, मतलब आपका जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग का। ये आपका आपका 7 सालों के बाद हुआ था। तो भाई इतना जो बना रखा है कमीशन, ये 7 सालों के बाद मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। दूसरा, इंटरीम एग्रीमेंट को साइन करने में काफी देरी हुई है इस तीस्ता वाटर के शेयरिंग को लेके, है ना। माना गया था कि भाई सारा का सारा अग्री करा गया था दोनों सरकार के द्वारा 2011 में, तो इसमें देरी हो रही है। दूसरी दिक्कत है ट्रेड इम्बैलेंस की। बस देखिए, बांग्लादेश काफी बार ये कंप्लेन कर चुका है कि यहाँ पे इंडिया जो है प्रॉफिट में रहता है हमारे साथ ट्रेड करने में, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है हमको, तो हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। तीसरी बात ये तो है ही, ये चाओ माओ वाला फैक्टर, चाइना फैक्टर। चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बांग्लादेश में बढ़ रहा है इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में, कि इन लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कई सारा ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं इनकी मार्केट में। इसकी से लोन वगैरह बहुत ही बड़े लेवल पे दे रहे हैं कि आप डेवलपमेंट करिए, तो इससे हो सकता है कि भाई ये कहे उधर ज़्यादा झुक जाए। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके इश्यूज हैं, क्योंकि बॉर्डर और स्मगलिंग ऑफ आर्म्स के चलते बहुत सारे सिविलियन की जिंदगी चली जाती है। नारकोटिक्स और फेक करेंसी जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण, आप जानते हैं इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो है इलीगल काम होते हैं। उसके बाद बात करें तो भाई यहाँ पे कंसर्न्स रिलेटेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके भी। अभी आपने देखा कितना ही बवाल हुआ हमारे देश में। देखिए, नया जो सिटीजनशिप लॉ आया है जिससे इंडियन सिटीजनशिप को यहाँ पे जो कि आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के, वो यहाँ पे इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो भी जिनको दिक्कत है बांग्लादेश में। तो इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि पुअर ट्रीटमेंट होगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का बांग्लादेश में, ठीक है। और इससे भाई नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है ढाका की, कि भाई ये क्या दिखा रहा है कि बांग्लादेश में क्या दिक्कतें होती हैं क्या, तभी यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन दी जा रही है, तो इससे बांग्लादेश की इज्जत यहाँ पे कम हो रही है ना। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। आखिरी में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो पहला ये कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स। आप एक काम करो, इस रिवर को मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ। दोनों ही कंट्रीज यहाँ पे क्या करें कि एक बेसिन वाइड अप्रोच ले, जिससे एक नया फ्रेमवर्क बनाए, और इसमें ज्यादातर रिवर जो कि इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं उसको इस ट्रांस बाउंड्री गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन में उसके बारे में सब कुछ साफ साफ लिखा हो कैसे क्या करना है। दूसरा, कि आप वर्क परमिट को अलाउ करो ताकि यहाँ पे माइग्रेशन इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से कि भाई इससे जो सोसाइटी है और इकोनॉमी है दूसरी कंट्री की उन पे इम्पैक्ट ना है, बाकी ये वर्क परमिट काम करे अच्छे से, तो इससे माइग्रेशन इशू सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, आप मीटिंग्स करिए, ठीक है, जॉइंट रिवर कमीशन वगैरह की जो ये है कमीशन जो है इसकी रेगुलर इंटरवल्स में मीटिंग करिए, ताकि हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो टाइम टू टाइम शेयर होता रहे। उसके बाद एक्सपीडिएटिंग प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। इंडिया यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे बढ़ावा दे, प्रोजेक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट करे, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो या मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वगैरह हो। तो इससे क्या होगा कि इंडिया को बांग्लादेश बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा कि हमारा जो है सबसे पहले यही साथ देता है, हमारा पड़ोसी देश है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप इश्यूज जो कि नॉन टेरिफ बैरियर्स के हैं उसे यहाँ पे एड्रेस करिए, और ट्रेड फैसिलिटेशन वगैरह के जो इश्यूज हैं इसे भी आप एड्रेस करिए, जैसे कि आपका पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, प्रोसीजनल बॉटलनेक्स, प्रोसीजनल प्रॉब्लम आती है, ताकि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम हो जाए। और आखिरी में आप जो अभी का ऑन गोइंग कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है इसे हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ बात हो गई इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोलता है इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट के बारे में। न्यूज़ में क्यों नहीं समझते हैं। तो हमारे देश के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वियतनामीज के काउंटर पार्ट जो वहाँ के जो हैं उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे पार्टिसिपेट करा एक वर्चुअल समिट में। अब इस समिट्स की कुछ की हाइलाइट्स आपको बताती हूँ। तो कुछ 7 एग्रीमेंट्स को साइन करा गया है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा,
जिसमें आपका बहुत अलग अलग इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिफेंस के फील्ड में, न्यूक्लियर पावर की फील्ड में, पेट्रोकेमिकल की फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, साथ में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस की कोऑपरेशन को लेके और कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके, इन सब को सारी फील्ड्स में यहाँ पे 7 एग्रीमेंट्स को साइन करा गया है। साथ में एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट पीस, प्रॉस्पेरिटी और पीपल के लिए, साथ में एक प्लान भी है, प्लान ऑफ एक्शन फॉर पीरियड 2021 टू 23, ये भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। जॉइंट विजन जो है रिलीज करा जाएगा, ताकि यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट जो कि इंडिया और वियतनाम का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके है, उसे अच्छे से यहाँ पे करा जा सके। साथ में कुछ दूसरी अनाउंसमेंट भी करी गई है, जैसे कि 554 हाई स्पीड गार्ड बोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स वियतनाम बॉर्डर गार्ड कमांड के लिए, जिसका जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो आपका $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वियतनाम को। साथ में नंबर ऑफ जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी बढ़ाया जाएगा। अभी इस समय 5 है पर ईयर, इसे 10 पर ईयर करा जाना की उम्मीद है 2021-22 के बीच में। साथ में जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, ये क्या होते हैं समझिए, ये काफ़ी छोटे टाइम के प्रोजेक्ट होते हैं, काफ़ी छोटा इसका जेस्टेशन पीरियड होता है। मोस्टली ये क्या करते क्या है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स आपका हो गया, लोकल कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स में ये काम करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। साथ में कुछ बायोलिटरल प्रोजेक्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडिया वियतनाम सिविलाइजेशन को लेके और कल्चरल इंस्ट्रक्शन को लेके ये भी लॉन्च हुआ है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि एक बायोलिटरल प्रोजेक्ट रखा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडिया वियतनाम सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन को लेके, ये बहुत अच्छा है। और न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स भी रखे हैं, जो आपका हेरिटेज कंजर्वेशन है वियतनाम के अंदर जो हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन को लेके। अब बात आती है कि आखिरकार क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वियतनाम की इंडिया के लिए। तो सबसे पहली बात करूं तो क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। वियतनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर है अगर हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखें तो, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है इंडो पैसिफिक विजन या फिर सागर पॉलिसी को लेके। तो हर एक पॉलिसी के लिए वियतनाम का अच्छा खासा रोल। दूसरी बात, सपोर्ट टू इंडिया एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया और वियतनाम ये लगातार देखने को मिले हैं कि एक नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए फ्रॉम 2021। ये दोनों ही देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। ये दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे। एग्जाम्पल बताऊं तो वियतनाम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप हम चाहते हैं ना, कि हम भैया चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट मेंबरशिप हो, और वियतनाम इसका बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इससे इंडिया को इस डायरेक्शन में रिफॉर्म्स लाने में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद काउंटरिंग चाइना, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वियतनाम, दोनों ही चाइना के बढ़ते हुए ऐसे दबदबे को, एक्शंस को इस रीजन में जो है वो नापसंद करते हैं, और इसकी वजह से भाई दोनों ही एक तरीके से एक नेचुरल एलीज अपने आप ही बन गए। इंडिया जो है वो लॉक्ड है एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ से चाइना के साथ में, जैसे कि लद्दाख सेक्टर में है ना, लद्दाख सेक्टर में जो कि आपका लाइन ऑफ एक्चुअल अकॉर्ड है LAC। और वही देखिए वियतनाम, तो वियतनाम की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जब चाइना कहता है कि भाई उसकी वियतनाम की इकोनॉमिक जोन में अपना जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो वियतनाम की है उसको क्लेम करता है साउथ चाइना सी में, तो वियतनाम को दिक्कत होती है। उसके बाद बात करें ट्रेड पोटेंशियल की, तो वियतनाम देखिए 8th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट का पूरे वर्ल्ड में, और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन भी है जो एशियान रीजन है उसका। तो अगर हमारे बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंटरीज भी बनेंगे। और जो अभी इंडिया और बड़े लेवल पे जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो विजन है सेल्फ रिलायंस का, इस आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है, तो एक तरफ हम ये पूरा कर पाएंगे और साथ में जो है वियतनाम की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है और कैपेसिटी है ये भी बढ़ पाएगी। उसके बाद अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो वियतनाम ने दिखाया है कि भैया हमारा काफ़ी अच्छा, मतलब वियतनाम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर हम देखें इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट है इंडिया से उसे लेने में, चाहे वो इंडिया की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हो या ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह हो। और डिफेंस कोऑपरेशन अगर हम वियतनाम के साथ करते हैं तो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और साथ में इंडिया की जो पोजीशन है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इस रीजन में वो भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें
तो जो इंडियन कंपनीज हैं इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में, जो कि वियतनामीज वाटर्स में है, साउथ चाइना सी के अंदर। और एक्सट्रीमली ज़्यादा इसके अंदर इस पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिजर्व देखने को मिलते हैं, और हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करा है। तो अगर कंसिस्टेंट सप्लाई रहेगी हाइड्रोकार्बन्स की वियतनाम से हमें, तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ में इंटीग्रेशन टू सप्लाई चेन्स, अगर हम वियतनाम के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो इससे इंडिया जो है वो एक रिलायबल, एफिशिएंट और रेजिलिएंट रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स यहाँ पे जो है वो बिल्ड कर सकता है। स्पेशली अगर हम देखें कोविड के बाद तो बहुत दिक्कत है, तो कोविड के बाद ये मदद करेगा। और वियतनाम का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ में, ये भी इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रोल अच्छा बढ़ गया है ग्लोबल ट्रेड डिजाइन में इसका। फिर बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में, तो कम से कम 50% जो इंडिया की सेफ्टी है वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास ही टहल रही है। इंडियन ओशन के अंदर देखें तो 90% इंडिया का जो ट्रेड है और इसका एनर्जी रिसोर्सेज है वो देखने को मिलता है। अच्छी खासी पोजीशन है हमारी इंडियो पैसिफिक में, तो भाई वियतनाम इस पोजीशन का फायदा उठा के एक स्टेबल ट्रेड रूट बन सकता है इस रीजन में। फिर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, दोनों ही कंट्रीज के एक जैसी इच्छाएं हैं अलग अलग डोमेन्स में, जैसे आपका ब्लू इकोनॉमी की बात करो, या साइबर सिक्योरिटी की दिक्कतों से डील करने की बात करो, या टेररिज्म को काउंटर करने की बात करो, या नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने की बात करो, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी वगैरह हो, किसी भी चीज़ में अगर देखें तो हमारी सोच काफ़ी मिलती है। तो इससे लीगल और जुडिशियल कॉपरेशन भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताएं तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सिनर्जी बिटवीन इंडियाज डिजिटल इंडिया मिशन एंड वियतनाम डिजिटल सोसाइटी विजन। सिनर्जी मतलब होता है सक्सेस प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है डिजिटल इंडिया हमारा वो जो हमारा है, और डिजिटल सोसाइटी आपकी जो वियतनाम की है, दोनों में हमें ये चीज़ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब हम इंडिया और वियतनाम के सारे रिलेशंस की बात कर लेते हैं थोड़े। देखिए बायलैटरल रिलेशन जो दोनों ही कंट्रीज के बीच में रहे हैं वो काफ़ी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्यों ना हो। इस फील्ड में 2007 में हमने काफ़ी बढ़ोतरी देखी है, और काफ़ी अच्छा देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में हमारे और रिश्ते मजबूत बनाती है। इंडिया और वियतनाम काफ़ी अच्छे से बहुत सारी रीजनल फोरम्स में काम करते हैं एक साथ मिलके, चाहे वो एशियान हो, ईस्ट एशिया समिट हो, चाहे मैकोंग गंगा कोऑपरेशन हो, चाहे वो एशिया यूरोप मीटिंग हो, उसके साथ भाई यूरोप आपका यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी सब मिलजुल के काम करते हैं। अपने बायलैटरल ट्रेड की बात करूं तो $200 बिलियन इन अ ईयर 2000 बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया और वियतनाम के बीच में है वो 12.34 बिलियन पहुंच चुका है 2019-20 में। समझे, मिलियन में था बिलियन में पहुंच चुका है, तो हमारी ट्रेड भी बढ़ा है। अब हर जगह हर चीज़ तो मक्खन मलाई होती नहीं, कंसर्न्स भी ज़रूरी हैं, और यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि पहली रिलक्टेंस इन द डिफेंस कोऑपरेशन। यहाँ पे कोई विजिबल ग्रोथ देखने को नहीं मिली है नेगोशिएशंस में कि भैया वियतनाम चाहता तो है हमसे परचेज करना, लेकिन आगे कुछ बात नहीं कर रहा है कि कितने में कैसे खरीदना है। वियतनाम अभी भी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करेगा 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को डिफेंस परचेज के लिए, जो इंडिया ने इसे 2017 में ऑफर करी थी, तो अभी भी इसने ये खरीदा नहीं है सामान। दूसरा, चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी पे, तो इसकी वजह से इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है, जो हम चाहते हैं वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करना उस रीजन में, ये दिक्कत दे सकता है। साथ में इंडिया जो है वो आरसीईपी से, आरसीईपी का फुल फॉर्म जानते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट, तो इससे इंडिया जो है वो बाहर आया है। इंडिया की जो सरकार है उसका जो डिसीजन है कि हम बाहर आएंगे आरसीईपी से, ये इंडिया को रोक सकता है कि हम यहाँ पे ट्रेड रिलेशन वियतनाम के साथ में यहाँ पे इतना अच्छे ना बढ़ा पाएँ और इस रीजन की सप्लाई चेन में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। उसके साथ इनकंसिस्टेंट ग्रोथ है ट्रेड में। देखिए फॉरेन पॉलिसी के अप्रोचेस में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी की कमी है। इसी की वजह से नहीं, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी की वजह से कमी की होने की वजह से, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अच्छे तरीके से ना होने की वजह से वियतनाम, देखिए हमने ये नहीं देखा है कि हम वियतनाम के साथ लगातार जो है ग्रोथ हो रही है हमारे ट्रेड की। एग्जाम्पल बताएं तो जो बायलैटरल ट्रेड रहा था अप्रैल से दिसंबर 2019 में, ये कम हुआ था, ये $9.89 बिलियन हो गया था, पहले था $13.69 बिलियन $2018-19 में। तो एक कमी क्यों देखने को मिल रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। और आखिरी में वे फॉरवर्ड की बात करके यही बताना चाहूंगी मैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप प्रमोट कर सकते हो पीपल टू पीपल एक्सचेंज को। किसी भी कंट्री में अगर पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ते हैं ना बच्चों, तो वहाँ के रिश्ते जो है और अच्छे मजबूत होते हैं। और इंडिया और वियतनाम यहाँ पे कल्चरल हो चाहे सिविलाइजेशनल हेरिटेज हो, दोनों ही शेयर करते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो चैम कल्चर हो,
और इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, एक मजबूत पीपल टू पीपल लिंकेज बना सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जो है इंक्रीज कर दे, यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैवलिंग करे, कैसे, एक वीज़ा वगैरह का प्रोसीजर काफ़ी ईजी कर दे, समझ रहे हो, टूरिज्म काफ़ी ईजी कर दे, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। दूसरा क्या है कि आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन करिए, आप ऐसे कदम उठाइए जिससे हम जॉइंट वेंचर्स जो है और प्रमोट करें, साथ में फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करें, हम ई कॉमर्स को और ज़्यादा इंकरेज करें, उसके साथ हम रीजनल आपका ट्रेडिंग आर्किटेक्चर और ज़्यादा बढ़ा सकें, म्यूचुअली हम अच्छी मार्केट एक्सेस दे सकें। उसके बाद हम इंडिया का जो है डेवलप कर सकता है पॉसिबल एसोसिएटिव एंडेवर्स विद वियतनाम, कैसे, ये आपका सब रीजनल फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप कर सकते हो, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गई, आपका बिम्स्टेक हो गया, जिससे हम क्या करेंगे कि हमारे जो एक जैसे इंटरेस्ट हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को आपस में और ज़्यादा जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आखिरी में हम जो जॉइंट मिशन ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन है 2015 से 20 तक का, उसे हमें फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। ऐसा जॉइंट विजन अगले 5 सालों के लिए ये अच्छा रहेगा, हमारी डिफेंस जो है और सिक्योरिटी के टाइज हैं और मजबूत होंगे, पास आएंगे, और इससे हम और अच्छा कॉर्पोरेशन कर सकते हैं वियतनाम के साथ में आने वाले फ्यूचर में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है ब्रेक्सिट ट्रेड डील के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों रहा है, पहले तो ये समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे अग्री कर दिया है टू अ पोस्ट ब्रेक्सिट फ्री ट्रेड डील के लिए। अब क्या है, जो EU यूके ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, TCA, ठीक है, क्या है ये, फिर समझिए, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन हैव अग्रीड टू अ पोस्ट ब्रेक्सिट फ्री ट्रेड डील, दैट इज EU यूके ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, TCA, सीलिंग द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। तो अब ये समझ गए हैं। हाँ, अभी आपको आगे बताती हूँ इस बारे में कि भाई यहाँ पे जब ये आपका ब्रिटिश एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक्जिट का जो मतलब है, उसके बाद क्या कैसे है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे जो है इसके लिए अग्री हो गया है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने अग्री कर दिया है कि भाई ब्रेक्जिट के बाद फ्री ट्रेड डील कैसा क्या होगा, ये सब इस बारे में अग्री हो गया है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इन चीज़ों का। देखिए, ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एग्जिट, ठीक है, ब्रिटिश एग्जिट। ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग कर लिया था, और यूरोपियन यूनियन एटॉमिक कम्युनिटी से भी खुद को अलग कर दिया था। किसने, यूनाइटेड किंगडम ने। एक रेफरेंडम कराया गया था बच्चों 2016 में ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन ऐसी पहली कंट्री बन गया था जिसने यूरोपियन यूनियन को जनवरी 2020 में छोड़ दिया था। उसके बाद 11 मंथ का एक ट्रांजिशन पीरियड लिया गया आपका जो भी विड्रॉल एग्रीमेंट के चलते, और उसके साथ यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने फाइनली अग्री कर दी है एक डील, जो यहाँ पे उनका जो फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो यहाँ पे बताएगी। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ बात समझते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये क्या है यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन बच्चों एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है जिसके अंदर 27 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। इसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड होता है, फ्री मूवमेंट होता है लोगों का, कि आप आराम से रहिए, आप ट्रेड करिए, आप काम करिए जिस भी कंट्री में आप चाहते हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है उसमें। देखिए, आर्टिकल 50 जो है लिस्बन ट्रीटी का, वो हमें देता है एग्जिट ऑफ मेंबर कंट्रीज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 50 लिस्बन ट्रीटी का, प्रोवाइड करता है फॉर एग्जिट ऑफ मेंबर कंट्रीज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। किसी भी कंट्री को अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर आना है तो इसको एक सेटलमेंट डील करनी होगी, नेगोशिएट करनी होगी सेटलमेंट डील इस यूरोपियन यूनियन के साथ में। इसकी खुद की करेंसी होगी जो कि यूरो है, और इसे यूज करते हैं 19 ऑफ दी मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज है उसमें से 19 मेंबर कंट्रीज यूरो को यूज करते हैं जो कि कॉमन करेंसी है। इनका खुद का पार्लियामेंट होता है और साथ में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने इस यूरोपियन यूनियन को 1973 में ज्वाइन किया था बच्चों। ठीक है, अभी बात आपको बता दूं तो जो यूरोपियन यूनियन का मैप हो गया, ब्रिटेन के अलावा इसमें अब चेक रिपब्लिक आती है, ऑस्ट्रिया आती है, स्लोवेनिया आती है, क्रोशिया आती है, सिप्रस आती है, लग्जमबर्ग आती है और माली आती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो डील हुई है इस ट्रेड वगैरह को लेके, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आखिरकार इस मेजर प्रोविजंस क्या है इस डील की, समझते हैं। तो गुड्स ट्रेड की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड है, जो ट्रेड डील है, ये
कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाती है या कोटा नहीं लगाएगी उन गुड्स पे जिन्हें यूरोपियन यूनियन और आपका यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो ट्रेड करा जाएगा। हालांकि जो ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है विल हैव टू कंटेंड विद न्यू रेगुलेटरी हर्डल्स विच विल मेक इट कॉस्टली टू डू बिजनेस विद यूरोप। मतलब यहाँ पे कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा जो ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स हैं। इसकी वजह से अगर ये यूरोप के साथ करना चाहते हैं डील तो भाई इनको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों ही मान गए हैं कि ये अपना इन्वायरमेंटल, सोशल, लेबर और टैक्स ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड को बरकरार रखेंगे। साथ में अगर हम डिस्प्यूट्स की बात करें तो कोई भी अगर डिस्प्यूट ट्रेड को लेके होता है दोनों ही पार्टीज के बीच में तो नेगोशिएशन किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के कोर्ट में और जो है विल हैव नो से इन द मैटर, आई एम सॉरी, आर सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन बाय बोथ बट यूरोपियन यूनियन कोर्ट विल हैव नो से इन द मैटर। सीधी बात है, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है कोई ट्रेड के चलते दोनों ही पार्टीज के बीच में तो नेगोशिएशन का पार्ट तो होगा दोनों ही कंट्रीज के द्वारा बट यूरोपियन यूनियन का कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा। साथ में अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अब यहाँ नहीं रह जाएगा। साथ में एग्रीकल्चर की बात करें तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अब टैरिफ या कोटा के अंदर नहीं आएंगे। हालांकि जो शिपर्स हैं इनको कुछ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिससे इनकी कॉस्ट बढ़ सकती है क्योंकि नए बॉर्डर रिक्वायरमेंट हो सकती है तो इनकी कॉस्ट वगैरह बढ़ सकती है। फिर अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पे कोऑपरेशन होगा यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, स्पेशली ऐसे केसेस में जो आपका टेररिज्म को इन्वेस्ट करने का केस हो गया या कोई दूसरे सीरियस क्राइम होगा, इसको लेके भाई हमें कोऑपरेशन देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में। और जो एक्सचेंज है डीएनए का, फिंगरप्रिंट का, एयरलाइन पैसेंजर्स का, ऐसी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी जाएगी इस नए डील के अंदर। और लास्ट में मोबिलिटी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखिए यूनाइटेड किंगडम नेशनल जो है अब यहाँ पे फ्री नहीं होंगे काम, मतलब आपस में पहले क्या था कि ये लोग कहीं भी जाके काम करें, पढ़ें, आराम से बिजनेस स्टार्ट करें या यूरोपियन यूनियन में रहें। अब ऐसा नहीं होगा, अब वीज़ा की ज़रूरत होगी जो यहाँ पे 90 दिनों तक यहाँ पे रह सकते हैं। इतनी बात समझ में। अब बात आती है यहाँ पे इंडिया, यूके और यूरोपियन यूनियन के कैसे ट्रेड रिलेशन है, क्योंकि हर चीज़ में ना हम इंडिया के रिलेशन को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। और इंडिया, यूके और यूरोपियन यूनियन के कैसे रिलेशन है वो समझते हैं ट्रेड की फील्ड में। पहला, यूनाइटेड किंगडम इंडिया का 14th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड जो हमारे और यूके के बीच में होता है वो 15.5 बिलियन टच करा है जिसमें कि 2 बिलियन ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में रहा है। उसके बाद अगर हम यूनाइटेड किंगडम को माने तो एक थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जो एफडीआई आता है वो थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर ये यूनाइटेड किंगडम है। इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के लिए। मतलब उधर से देखिए, इधर से हमारी तरफ से थर्ड है और उनकी तरफ से सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर है और जो इंडिया है वो यूरोपियन यूनियन का 9th ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2018-19 में। तो इंडिया का जो ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड रहा है इसके साथ में 2018-19 में वो 115 यूएस डॉलर था, इतना बिलियन था। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा हो गया। साथ में यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बड़ा लार्जेस्ट सोर्सेज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया के लिए। इंडिया कुछ ही ऐसी कंट्रीज में से वर्ल्ड की आता है जो सरप्लस में है, जो कि सर्विसेज यूरोपियन यूनियन देता है उसको। यहाँ पे बात करें तो करीब 800 बच्चों 800 इंडियन ओन कंपनीज हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसके अंदर आपको मालूम है 1,10,000 लोग जो है एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे कि जैगुआर, लैंड रोवर, इसे टाटा ग्रुप ओन करता है। कई सारे इनमें से फर्म्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं बहुत बड़े बड़े यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम और यूरोप अगर हम देखें तो एक साथ मिलके ये क्वार्टर जो कंट्रीज का आईटी एक्सपोर्ट है करीब 30 बिलियन का, ये यहाँ पे इतना अकाउंट करते हैं। तो काफ़ी कुछ हो गया। अब इनके ये एग्रीमेंट से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ज़रा ये बात हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रेक्जिट, जो ब्रिटिश एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, इससे यहाँ पे हमारे पास वही अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही आएंगे। हालांकि इंडिया जो है वो एक नेट गेनर बन सकता है, इंडिया को फायदा हो सकता है इस ब्रेक्जिट की डील से। सर्विस सेक्टर में बात करते हैं तो सेक्टर जैसे कि आईटी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंडिया यहाँ पे इसमें फ़ायदा मिल सकता है, चाहे वो मार्केट्स हो बट पर्टिकुलरली यूनाइटेड किंगडम में इंडिया फ़ायदा पा सकता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया का जो कॉम्पिटिटर है, इंडिया जो है कॉम्पिटिटर जो है यूरोपियन यूनियन में पर्टिकुलरली
लोअर सेगमेंट ऑफ सर्विसेज में, ये पोलैंड है, ठीक है, ये है पोलैंड। और अब अगर बात करें, बिकॉज पोलैंड विल हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, दैट मे बी द एडवांटेज टू इंडिया। अब पोलैंड में हो सकता है भाई, यहाँ पे तो अब आराम से ब्रिटिशर्स जा नहीं सकते, यूरोप जो आपका यूके वाला सीन यहाँ पे थोड़ा रुक गया, तो इससे क्या होगा कि ये हमें फायदा देगा, हमारे आगे इंडिया के लिए फायदा हो सकता है, फ्री मूवमेंट जो है प्रोफेशनल्स का यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ से डील कर ले चीज़ें। फिर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में इंडिया का जो कॉम्पिटिटर रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो अगर लोअर सेगमेंट की सर्विसेज में देखें तो पोलैंड रहा है। अब पोलैंड में आप रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है फ्री मूवमेंट में प्रोफेशनल्स की, तो इससे हमें फायदा हो सकता है। दूसरा फायदा इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भाई जो आपका यूरोपियन यूनियन और यूके मार्केट्स के साथ में हो रहे हैं, ये यहाँ पे विल नॉट हैव द चैलेंज ऑफ मीटिंग डिफरेंसेस स्टैंडर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर द मार्केट्स। देखिए जो यहाँ पे भाई जो भी देखिए एक्सपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम थी यूरोपियन यूनियन को, भाई ये स्टैंडर्ड वगैरह की प्रॉब्लम आती थी, हमारे स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन था मार्केट के लिए, बड़ी दिक्कतें बीच में अड़चने होती थी। अब यूनाइटेड किंगडम की मार्केट के पास इतना चैलेंज नहीं होगा, तो हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकते हैं। फिर हम ट्रेड डील्स की बात करें तो ब्रेग्जिट की वजह से हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, जिससे हम इंडिया यहाँ पे ट्रेड डील्स अलग से यूरोपियन यूनियन के साथ अलग ट्रेड डील साइन कर सकता है और यूनाइटेड किंगडम के साथ अलग कर सकता है। नेगोशिएशन जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसमें आपका यूके भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं 2013 में बुलाए गए थे दोनों ही साइड, हालांकि कुछ जो है डिफरेंसेस को यहाँ पे रिकंसाइल नहीं कर पाई थी, तो अब हम अलग अलग कर सकते हैं, एक अच्छा नेगोशिएटेड बायलैटरल ट्रेड डील कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में हो सकती है, जिससे हमारा ट्रेड जो है वो कहते हैं भाई 26% तक बढ़ाया जा सकता है। और आखिरी में हमें बैरियर्स फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, देखिए इंडियन कंपनीज जो हैं, जो यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स या तो यूनाइटेड किंगडम में है या यूरोपियन यूनियन में है, ये यहाँ पे दोनों ही मार्केट को सर्व करेंगी, तो उनको भाई ऐसा हो सकता है कुछ चैलेंजेस को फेस करें, जैसे कि मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल पहले इजी था, अब दिक्कत हो सकती है, रूल्स वगैरह ओरिजिन के जो है रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गए, ये जो थ्रेशोल्ड है जीरो टैरिफ का, इसमें दिक्कत आ सकती है, इसमें करेक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर द फाइनल प्रोडक्ट्स, इसके लिए हो सकती है भाई कैसे अप्रूवल वगैरह मिलने में, पहले तो एक ही चीज़ थी, अब यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, या डिले वगैरह हो सकता है बॉर्डर्स पे दोनों के, तो ये कोई दिक्कत भी हो सकती है और कुछ फायदे भी हो सकते हैं इंडिया के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये होता है पार्ट इसका कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, thank you. Just join, press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.